जय हिंद टू ऑल। एक क्वेश्चन के साथ फिर से आपके सामने हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी। आप लोग जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, कुछ दिन बाद बहुत सारे लोग मुझे ब्लॉक करने वाले हैं। लिटरली मैं बता रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के बिल्कुल दबंग वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, मज़ा आता है, देख के भी मज़ा आ रहा है। कुछ कुछ फीमेल बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। मैं भी देखती हूँ। तो आज एक बड़ा ही कॉमन सा लेकिन चैलेंजिंग क्वेश्चन है मेरे पास कि मैम, लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए। बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं लव मैरिज के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और अरेंज मैरिज के क्या हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछना चाहो या आप चाहो कि मैं अपने व्यूज़ आपको रखूं, तो देखो, दोनों को कंपेयर कर लो, है ना। लव मैरिज की एक अच्छाई और बुराई देख लो और अरेंज मैरिज की अच्छाई और बुराई देख लो। जिसमें ज़्यादा अच्छाई है उसे प्रेफरेंस दो। लेकिन ये इंडिविजुअली अलग अलग हो सकता है। इसमें कोई मतलब मैं कुछ अगर बात बताऊं तो ये कोई जेन्युइन चीज़ें नहीं होंगी, या इंडिविजुअल्स के लिए अपना है। लेकिन देखो ना, 20 से 25 साल हम एक पेरेंट जो होता है ना, वो प्यार से बच्चे को बड़ा करता है। छोटा जो उसको देखता है ना, छोटे से बड़ा होते देखता है, बड़ी सारी फीलिंग्स, बड़ी सारी भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। उसको लगता है कि हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसकी जो बच्चे की शादी होगी उसमें वो ये करेगा, ऐसा करेगा। सपना बहुत होता है। शायद इसी सपने की वजह से वो जिंदा। और आपको बताऊँ, पेरेंटहुड सबसे बड़ा टाइम स्लॉट होता है किसी की ज़िंदगी का। बच्चे बड़े होते हैं और बच्चे एक ऑपोजिट सेक्स के प्रति एक आकर्षण होता है और लव हो जाता है। लव हो जाता है, पेरेंट्स के पास जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में शुरुआत में पेरेंट्स राज़ी नहीं होते। फिर पेरेंट्स को आजकल ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी वाला। जब बच्चे राज़ी हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। माँ बाप भी ये सोचने लगते हैं कि वो अब इस लायक हो गए कि अपना अच्छा बुरा खुद समझते हैं। लेकिन हर्ट तो होते हैं कहीं ना कहीं से, कि उनको ये मतलब तकलीफ़ होती है कि उनके बच्चों ने उनको इन्वॉल्व नहीं किया अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले में। विदेशों का मैं नहीं जानती, लेकिन देश में, हमारे भारत संस्कृति में विवाह एक ऐसी परंपरा है ना, जिसमें कहते हैं कि सारे देवी देवता आते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है शादी के टाइम पे, है ना। और हर कल्चर का है, मतलब अगर आप क्रिश्चियनिटी को ले लें, वहाँ पर भी उनके गॉड के सामने, अगर आप मुस्लिम्स को ले लें, वहाँ पर भी उनको एक शपथ पत्र बाकायदा लिखवाई जाती है। तो हम कम्युनिटी कोई भी हो, हम जब भी विवाह करते हैं तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। उस रिचुअल्स का मीनिंग यही होता है कि इट इज़ अ वेरी बिग इवेंट फॉर एनीबडीज़ लाइफ। अब होता क्या है कि एक तो यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब जरा अरेंज मैरिज की बात करते हैं। जब बच्ची बड़ी होने लगती है या बेटा बड़ा होने लगता है, तो माँ बाप कहते हैं अब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब ना शादी के लिए देखना है। और इट विल टेक, मुझे लगता है 2 to 3 ईयर्स। मतलब एक घर बच्चे के लिए उसका कंपेनियन देखना, उसका लाइफ पार्टनर सर्च करना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। वो सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? सबसे पहले वो लड़का या लड़की नहीं देखते, सबसे पहले वो घर देखते हैं कि वो किस परिवार से आ रहा है, वो जिससे शादी करना है वो परिवार कैसा है। क्योंकि शादी सिर्फ एक इंसान से नहीं होती, रिश्ता पूरा परिवार से जुड़ता है। अगर उस परिवार में प्रॉब्लम है, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली वो संस्कार बच्चे में भी गए होंगे जिससे शादी करने के लिए हम सोच रहे हैं। अच्छा परिवार ढूंढने में भी 1-1.5 साल लग जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो उस बच्चे से मिलते हैं जिससे उससे शादी जिसकी करनी होती है, जिससे, है ना। फिर उसके बाद उसकी इनकम के लिए देखते हैं, क्योंकि भैया प्यार इश्क मोहब्बत थोड़े दिन का होता है, बाद में रोटी दाल और चावल और बहुत सारे खर्चे होते हैं। वो भी देखते हैं कि फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स कैसा है, सोशल आस्पेक्ट्स कैसा है, उसकी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका कैरेक्टर कैसा है। ये बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद कई बार ऐसा होता है कि इंगेजमेंट होने के बाद भी माँ बाप मना कर देते हैं, कहते भैया आप नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता चला है आपका बेटा ऐसा, आपकी बेटी ऐसी। यानी अगर माँ बाप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें वो बहुत एक लंबा टाइम लगाते हैं। और आप क्या करते हैं, जो लव मैरिज करते हैं, साथ पढ़ रहे हैं, किसी ने
देखा, हाँ हाँ क्या लग रहा है भाई, क्या लग रही है भाई, आपने उसको फॉलो करना शुरू किया, उसे मैसेज करना शुरू किया, उसे मतलब आपने छोटे कुछ ही दिन में 3 4 5 6 महीने में आप उसे अपना दिल दे बैठे, और अब ऐसा लगने लगा कि भैया उसके बिना तो जी नहीं सकते। वो थोड़े दिन का ही होता है, जो ये डबी डबी वाला सिचुएशन होती है थोड़े दिन की होती है, उसके बाद रियलिटी ऑफ लाइफ आती है जब पेरेंट्स कहते हैं हाँ तूने तो ऐसे किया। मैं कंपेयर कर रही हूँ, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ कि ये आपकी चॉइस है, आपको कहाँ कैसे लेना है ये आप जानो, ठीक है। चलो दूसरे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। बाय द वे, अगर कभी लाइफ में अगर अरेंज मैरिज की है और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और शादी नहीं निभ पाती, आगे कोई दिक्कत आती है, तो पूरा का पूरा परिवार खड़ा रहता है आपका, आपको सपोर्ट करने के लिए पूरा का पूरा परिवार खड़ा होता है, क्योंकि उनको लगता है यार मेरे से गलती हो गई, मैं ठीक से नहीं चुन पाया, ठीक है। वो सब सपोर्ट में खड़े होंगे, आपके भाई भी, आपके माँ भी, आपकी बहन भी, आपके चाचा भी, आपके ताई भी, सब खड़े होंगे आपके साथ। इसी में अगर आप निगेटिव दूसरी तरफ देखिए, अपोजिट तरफ देखिए, या अपने जो लव मैरिज वाले होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपकी लव मैरिज खराब हुई तो नोबडी विल स्टैंड फॉर यू, बोले कि भाई तुमने की, तुम झेलो, तुम्हें पता होना चाहिए, हमने तो मना किया था। आप अकेले होते हो अगर आपकी शादी खराब होती है लव मैरिज वाली, और अगर आपकी शादी खराब हो जाती है किसी कारणवश अरेंज मैरिज वाली, तो पूरा का पूरा कुनबा आपके साथ खड़ा होता है आपको सपोर्ट करने के लिए। चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। जब कभी भी आप माँ बनते हो या पिता बनते हो शादी के बाद, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू समझ में आती है उस समय अपने माँ बाप की समझ में आती है। तो जब माँ बनती है एक लड़की और या पिता बनता है एक लड़का, तो अरेंज मैरिज में पूरा का पूरा परिवार उसके साथ होता है और उसको फील होता है, और वो जो बंदा होता है ना वो अपने माँ बाप के प्रति ज़्यादा डिवोटी हो जाता है। जैसे इसको इस तरह से समझो, मान लो मैं माँ बनी, तो भले ही उस माँ बनने के थोड़े दिन तक मैं अपनी माँ की इतनी वैल्यू ना करूँ, लेकिन जैसे ही मैं माँ बनी मुझे अपनी माँ की वैल्यू फील होने लगेगी, मुझे लगेगा अरे बाप रे ऐसा होता है, मेरी माँ ने मेरे लिए ये किया, इतना दर्द सहा मेरी माँ ने मेरे लिए, तुरंत तुरंत वैल्यू बढ़ जाती है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप पहले वैल्यू नहीं करते थे, मतलब आप इंक्रीज हो जाते हो, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने माँ बाप को थैंक्स करते हो, रिगार्ड करते हो, उनकी केयर करना शुरू कर देते हो। इधर क्या होता है, मान लीजिए आपने लव मैरिज करी और सेम फीलिंग आएगी, सेम फीलिंग आएगी, आप माँ बने, आप पिता बने, लेकिन आपके साथ अब आपको एहसास हो रहा है यार क्या कर दिया मैंने, मेरी माँ मेरे साथ नहीं, मेरा फादर मेरे साथ नहीं, मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं। आप अंदर ही से तड़पते हो, खींचते हो, रोते हो, मिलने के लिए बेचैन हो जाते हो, समझ रहे हो। तो क्या मैं कहना चाह रही हूँ, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जो माँ बाप की इम्पोर्टेंस होती है ना, आपने सोचा उसको उस समय इग्नोर करके मैंने जो ये डिसीज़न लिया, हे भगवान क्यों लिया, काश अब फिर आप प्रयास करने लगते हो अपनी मम्मी से, अपने पापा से मिलने के लिए, ठीक है। बहुत सारे बातों के अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगी, वो ये बेटा कि जितना टाइम, मैं लड़कियों के लिए स्पेशली कहूँगी कि जितना टाइम आप लोग शादी के लहंगे को सर्च करने में, ढूंढने में लगाते हो, अगर उतना ही टाइम एक सही जीवन साथी चुनने के लिए लगा दो ना, तो ज़िंदगी में समस्याएं कम हो जाएंगी। हड़बड़ में कोई डिसीज़न मत लो, अपने आप को कूल एंड काम रखो और फ्यूचर के बारे में सोच कर कोई डिसीज़न लो, तब जाकर आपको ये एहसास होगा कि मैंने उस एज में गलती नहीं करी। अगर मैंने उस स्टेज में गलती नहीं करी, इसी वजह से मेरा लाइफ आज ऐसा है। और अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप डोंट ब्लेम टू अदर्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आप खुद अपनी ज़िंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ब्लेम मत करो किसी को। तो ये जो एज है, ये जो समय है, फैमिली से बात करो, फैमिली को दो, और शादी तब करो जब इस लायक हो जाओ कि माँ बाप पर बर्डन कम डालो। शादी तब करो जब तुम्हें शादी की वैल्यू का पता चले, उससे पहले शादी वादी मत नहीं करनी चाहिए। जब तक शादी की वैल्यू नहीं समझ में आएगी कि शादी है क्या, क्यों करना। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू और आई हैव गिवन द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जय हिंद।